गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग दोस्तों। माय नेम इज़ वाहिद पांडे एंड वेलकम टू योर चैनल वन केमिस्ट्री। आज मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोर्ड्स के लिए और आगे कई कॉम्पिटिशन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसी में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब आता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है क्या? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ चार्जेस, और हम उन चार्जेस को तीन टाइप्स करते हैं। उन चार्जेस को तीन टाइप्स करते हैं। पहला है चार्ज एट रेस्ट, तो चार्ज रेस्ट में होता है। दूसरा है चार्ज एट मोशन, तो चार्ज मोशन में रहता है। तीसरा है चार्ज एट एक्सेलरेशन, तो चार्ज एक्सेलरेशन कर रहा होता है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है, इसी में हमारा चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है। और चार्ज जब मोशन में रहता है, इसमें हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। और चार्ज जब एक्सेलरेट करता है, उसी में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करना है। अगर आपको ये नोट करना तो कर लीजिए। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करते हैं। कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि मैंने कहा, इट इज़ अ बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस। तो हम चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। चार्जेस के बारे में तुम जानते होंगे। चार्ज के बारे में चार्ज को हम इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब हम इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। क्यू से डिनोट होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी। और चार्जेस दो टाइप के होते हैं। चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के। पहला होता है पॉजिटिव, सेकंड होता है नेगेटिव। जिसमें हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। मतलब इन दोनों में दुश्मनी होती है, तभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और वही पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अच्छी दोस्ती रहती है, अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्ज हो गया। और चार्जेस, मिनिमम चार्ज जो होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख लीजिए, मिनिमम चार्ज फाउंड होता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मिनिमम चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.67 माइनस 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, और इसकी यूनिट कूलम होती है। इसकी यूनिट कूलम होती है। और ये मिनिमम चार्ज जो बॉडी से ट्रांसफर हो सकता है, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है मिनिमम। ये हो गई चार्ज की बात है।
और एक लिख लीजिए, अगर किसी बॉडी का मास है तो उसके अंदर चार्ज जरूर होता है। जैसे कि ये मार्कर है, ये इसके अंदर मास है, इसके ऊपर मास है, तो इसके अंदर चार्ज भी होगा, इसके अंदर चार्ज भी होगा। और चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस भी पूछ रहा था बोर्ड। ये चार्ज, मास। चार्ज जो है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कभी भी किसी का वजन -6 किलो नहीं होता है। सेकेंड, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ाने या घटाने से चार्ज में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वहीं अगर हम स्पीड घटाते बढ़ाते तो मास में हमें इफेक्ट दिखता है। ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, m=m0/√1-v²/c²। ये है रेस्ट मास। जो मास रेस्ट पे होता है वो स्पीड बढ़ाने से चेंज हो जाता है। चार्ज और मास में ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर मान लीजिए कि कहीं छोटा मास है तो उसमें चार्ज जरूर होगा, अब आगे पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है, ये मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये मार्कर है, न्यूट्रल है, इसके मतलब कोई चार्ज नहीं है। चार्ज है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है। जैसे मान लीजिए इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसीलिए न्यूट्रल है। अगर हमने इसमें से 2 पॉजिटिव चार्ज निकाल लिए, ये दोनों तो बराबर है, तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज जाएगा। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसमें से हमने 2 कूलम का चार्ज निकाल लिया, 2 कूलम का चार्ज, और इसके अंदर कितने बचेगा, -2 कूलम का चार्ज बचेगा। अगर हम -2 कूलम का रखते तो यहाँ पे +2 कूलम का चार्ज बचता। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 2 कूलम का निकाल लिया, 4 कूलम का निकाल लिया, -4 कूलम का निकाल लिया, क्या हम -4.5 कूलम का चार्ज निकाल सकते हैं? +2.5 कूलम चार्ज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। मतलब हम हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं, मतलब हमेशा इंटीजर्स में होता है, इसी कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है ±n, मतलब चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n जो है इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। जैसे कि मैंने कह दिया कि हम किसी बॉडी को 32 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज दे सकते हैं। किसी बॉडी को हम 32 × 10⁻⁻19 का कूलम का चार्ज दे सकते हैं। तो उसको पहले हम चेक करेंगे, Q = any, यहाँ Q हो गया
32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल्स टू n इंटू ई की वैल्यू मैंने आपको बताया था 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ रख देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एन को नहीं रखते हैं 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कर ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 लगा, 16 1 16 16 2 32 20 n इक्वल्स टू 20 इंटीजर है। इसका मतलब हम ये चार्ट किसी बॉडी को दे सकते हैं, ये चार्ट किसी बॉडी को दे सकते हैं। एक ऐसे एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्वेश्चन। अब हम 32 की जगह यहाँ 33 ले लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे Q इजिकल टू एनी Q की जगह 33 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल्स टू n इंटू इसके ऊपर का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। n की वैल्यू निकाल लेते हैं 33 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इससे ये कट जाएगा। अब बात रही इसको डिवाइड कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 16 में 16 16 टू जा 32 32 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये कुछ 20 पॉइंट करके आंसर आएगा। 20.6 ऐसे करके कुछ आंसर आएगा। यहाँ पर 20.6 करके आंसर आ रहा है। क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। तो मतलब हम ये चार्ज किसी बॉडी को नहीं दे सकते। एन की वैल्यू अगर इंटीजर आ जाती जैसे इसके पहले वाले में हुआ था तो मतलब ये चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं। ये हुआ। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है इसका ये होता है पहला पॉइंट, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम ना चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके ऊपर +5 कूलम का चार्ज है। अब वही आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे में पूछा है 4 कूलम बी पॉइंट पे -2 कूलम। बताइए यहाँ एक सी पॉइंट है, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा। तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब 4 + -2 प्लस इसका यहाँ पे चार्ज मान लीजिए x = 5, क्योंकि हमेशा चार्ज कांस्टेंट रहेगा। 4 में से 2 गया, बचा 2, x = 5 - 2
F इक्वल्स टू 3, मतलब इसी पॉइंट पे 3 कूलम का चार्ज होगा। तो टोटल हमारा यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा 5 कूलम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं हो सकता। इससे ऐसा क्वेश्चन लग सकता है। पढ़ते हैं वेज टू चार्जिंग द बॉडी, बॉडी को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। पहला है बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है। यहाँ पे हम कोई चार्ज्ड बॉडी लाते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी लाते हैं, तो यहाँ पे इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे इस तरफ आ जाएंगे, इस साइड, और इधर अपोजिट साइड है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ रिपेल करेंगे। ये न्यूट्रल इसलिए था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज था। लेकिन हम कोई चार्ज बॉडी लाए जिसकी वजह से एक तरफ एक साइड इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, ये बाय इंडक्शन चार्ज। सेकेंड है बाय कंडक्शन, कोई दो न्यूट्रल बॉडी है, कोई दो न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे हम चार्ज बॉडी ला दे सकते हैं। चार्ज बॉडी लाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ इसके चार्ज थोड़ी टाइम बाद इस तरफ ट्रांसफर होंगे, उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। जब हम दोनों बॉडी को अलग अलग करेंगे तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, दूसरी तरफ फिर नेगेटिव चार्ज बचेंगे। ऐसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा थर्ड है बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो दो बॉडी ले लीजिए, उसको रब करेंगे, रब करने से जब उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो कुछ पार्ट जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट के इसके ऊपर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मतलब थोड़ा मास जाने की वजह से इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, यानी जिसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इसके ऊपर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जितना इसके ऊपर से हटा होगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तीन टाइप हो गए किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। इन तीन टाइप से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया, कर लिया। तो हम चार्जेस के बारे में हमने जान लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम से। पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम से। जैसे कोई चार्ज है Q1, एक कोई चार्ज है Q2, दोनों पॉजिटिव हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब
इनके बीच में कुछ फोर्स होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो इन दोनों के बीच का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था इन दोनों के मल्टीपल Q1 Q2। F is directly proportional to Q1 Q2। अगर इनके बीच की डिस्टेंस R है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस R है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं, अगर हम R के डिस्टेंस को 2 गुना करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर हम इस डिस्टेंस को 2 टाइम्स करेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। अब इसको ऐड कर लिया, F इक्वल टू, और प्रोपोर्शनल साइन हटके कांस्टेंट आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। और जिसमें यहाँ हमारा एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी के बारे में मैं इसके आगे मैं आपको एक अलग से लेक्चर करके दे दूँगा, जिससे आपको ये परमिटिविटी के बारे में पता चल जाएगा। हम इसको मैं आगे अब के से डिनोट करूँगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के से डिनोट करूँगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एट वैक्यूम है, वैक्यूम या एयर होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैक्यूम और एयर में होती है। हम इसकी जगह रखेंगे तो इसके की वैल्यू आती है, सॉल्व करने पे 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। इतना नोट कर लिया है, कर लीजिए पॉज करके। अब कर दूं। अब मैं इसके आगे का इसके बारे में और जानता हूँ। ये Q1 है, ये Q2 है। इस Q1 पे इस Q1 की वजह से कितना चार्ज होगा, इस Q2 पे Q1 की वजह से कितना चार्ज होगा, F21। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। मतलब इस Q2 पे फर्स्ट की वजह से कितना चार्ज होगा, के Q1 Q2 अपॉन r²। कितना होगा, ठीक। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, इस तरफ फोर्स लगेगा। इस फर्स्ट पे सेकंड की वजह से कितना लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। इस पे भी के Q1 Q2 अपॉन r²। ये दोनों फोर्स सेम लग रहे हैं, बस इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये देखिए, इसकी वजह से उधर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इस पे। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिखते हैं F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। इसका मतलब फोर्स बराबर है, बस इनका मैग्नीट्यूड अपोजिट है, इसलिए इधर माइनस चार्ज आ गया। और हम ये भी कह सकते हैं मॉड ऑफ F12 इक्वल्स टू मॉड ऑफ F21। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन है। क्या हम इसको एक्शन पेयर रिएक्शन कह सकते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर है। एक्शन रिएक्शन पेयर ही नहीं कहते हैं, मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये एक दूसरे अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इनका सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, इसलिए इन्हें एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहते हैं।
ठीक, मैंने माना एक्शन रिएक्शन कैसे। अब कोई बच्चा है, उसने ये सब पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो Q1 Q2 है ये एक दूसरे के अपोजिट चार्ज लगाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में लगाता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो क्या वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता? ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये लीजिए, क्या वो ऐसा नहीं कर सकता क्या? उसका भी सोचना सही है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल भी है, तो इस चीज को, लेकिन वो सोच क्या सही रहा है? सही नहीं रहा है, वो सोच गलत रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए जिन्होंने बुक लिखी थी साइंटिस्टों ने, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि फोर्स दैट lies along the axis of the charges, the force along the axis of the charges, मतलब जो फोर्स लगेगा वो Q1 Q2 के सेंटर के अलॉन्ग ही लगेगा। ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, ये चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। तो क्या क्या पढ़ा हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में कि ये इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होती है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। जो ये फोर्स होता है इन दोनों के सेंटर के एक्सिस पे लगता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ देयर सेंटर। जो फोर्सेस अलोंग द एक्सिस ऑफ सेंटर लगते हैं उन्हें हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। तो ये सेंट्रल फोर्स भी है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं? जो अलोंग द एक्सिस लगते हैं, मास अलोंग द एक्सिस जो लगते हैं उन्हें हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। तो ये सेंट्रल फोर्स भी है। ऐसे ही हमने इनके बारे में जाना। अब इसके बेसिक्स न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं हम लोग। बेसिक्स आइए इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला, ये ट्राइंगल है A B C, 60 डिग्री पे यहाँ पे Q और Q, 3 4 रखे हैं Q। अब हमें नेट फोर्स निकालना है इस C से। तो इस वाले Q की वजह से एक फोर्स इधर होगा, इस वाले की वजह से एक फोर्स इधर होगा। ये डिग्री भी 60, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये निकलेगा, ठीक। ये क्या है? F C B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। ये क्या है? F C A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा इसका F नेट, क्या होगा? अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। FCB और FCA ये दोनों का फोर्स बराबर होगा क्योंकि सारे चार्ज सेम है। देख लेते हैं, जैसे कि FCB का होल स्क्वायर प्लस FCA का होल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट निकालना प्लस 2 FCB FCA cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री के लिए 1/2, उस 1/2 से ये 2 कट जाएगा। इसका आया Q² अपॉन, इसकी साइड A है,
अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वजह से ये Q1 Q2 होता है, Q1 और Q2 दोनों सेम है, Q स्क्वायर होता है अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/2 से 1/2 कट गया, इधर आ जाएगा कि Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों जुड़ के 3k Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा। जैसे कि x प्लस x इक्वल्स टू 3x होता है, वैसे ही ये तीन सेम है, तीनों जोड़ के 3k Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से ये रूट के बाहर आ जाएगा और √3 अंदर ले जाएगा। ये रूट के बाहर रख क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। ये एफ नेट आ गया, ये हमारा एफ नेट आ गया Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब रब करूँ, ऐसे क्वेश्चन स्क्वायर से भी बनता है। यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ 4 फैक्टर। अब इधर से इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है। अब इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है। पहले देख लीजिए इस पे फोर्स कितने लगेंगे, इस पे 3 फोर्स लगेंगे, इसकी, इसकी और इसकी जैसे। इसकी जैसे एक फोर्स इधर लगेगा, इसकी जैसे एक फोर्स इधर लगेगा, और इस वाले Q की जैसे एक फोर्स इधर लगेगा 90 डिग्री के यहाँ से। अब एफ नेट निकालना है। अब एफ नेट निकालना, देखिए पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। जो वो रिजल्टेंट होगा इसके यहाँ सेंटर से निकलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों कंपोनेंट बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट सेंटर से निकलेगा। और वो रिजल्टेंट और ये इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो प्लस हो जाएगा कि नहीं, कह रहा हूँ। पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। एफ रिजल्टेंट फोर्स होगा अंडर रूट में, इसको अगर नेमिंग दे दीजिए A, B, C और D। ABCD नेम दे दिया। ये इसमें कौन सा फोर्स है, F CD का होल स्क्वायर, इसकी ये फोर्स प्लस ये वाला फोर्स होगा F C B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B का होल स्क्वायर प्लस 2 F CD इंटू F CB cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हमारा टर्म पूरा कैंसिल हो गया। तो ये बचेगा अंडर रूट में 2, इसकी साइड भी A ही है, 2
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आया समझ? मतलब इसकी जैसे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी जैसे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों जोड़ा 2 के क्यू स्क्वायर। मतलब ऐसे किया है अंडर रूट में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर भी था, होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2, ये रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। इसका रिजल्टेंट जो है इस ए वाले चार्ज के साथ प्लस हो जाएगा, एफ आर प्लस एफ सी ए, ये दोनों ऐड हो जाएगा। इसकी जैसे क्या फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए रूट 2 होगी, स्क्वायर का डायगोनल ए रूट 2 होता है, तो ए रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस ये एफ सी ए हो गया, एफ रिजल्टेंट ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन ये 2a हो गया, 2a स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साथ में रूट 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वायर एलसीएम आएगा 2a स्क्वायर, तो ऊपर एज इट इज ऊपर आएगा ए क्यू स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 ए क्यू स्क्वायर, ये इसका एफ नेट आ गया, एफ नेट ये आएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब दूसरा ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्यू चार्ज रखा है, यहाँ क्यू चार्ज रखा है, अब सेंटर में भी एक चार्ज क्यू रखा है। अब इस सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा, देखिए एक इसकी जैसे रिपल्सिव फोर्स होगा, एक इसकी जैसे, इसकी जैसे, इसकी जैसे, ये और ये इन दोनों का फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, तो ये फोर्स इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ये जो है इसको अपोजिट की तरफ ढकेल रहा होगा, ये भी अपोजिट ढकेल रहा होगा सेम मैग्नीट्यूड से, तो ये भी इसको कैंसिल कर देगा, तो इसका एफ नेट आएगा 0, एफ नेट 0 आएगा। अगर ये सारे चार्ज सेम है, अगर मैं इधर अगर छोटी सी भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ क्यू चार्ज रखा, यहाँ क्यू थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ क्यू, जैसे कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था कि ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट है,
लेकिन ये इस बार माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन में तो क्रॉस आउट हो गया, लेकिन सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का है इसलिए ऐड हो गया, मतलब सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो रहा। तो एफ नेट पहले इसकी जैसे क्या फोर्स होगा इस पर के क्यू स्क्वायर अपॉन इतने डिस्टेंस रूट टू ए है तो ए रूट टू बाई टू हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस उसकी जैसे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आया कि ये माइनस क्यू है, वहाँ पे माइनस भी आना चाहिए था। इस कुलाम लॉ में जो ये चार्ज का साइन रखते हैं, मतलब चार्ज रखते हैं वो विदाउट साइन रखते हैं। कभी भी इस फॉर्मूले में इस कुलाम्स लॉ के चार्ज रखेंगे तो विदाउट साइन रखेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आया। ये दोनों वैल्यू सेम है तो टू के क्यू स्क्वायर अपॉन इसका हो जाएगा टू का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू ए स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा। अब फोर पड़ जाएगा, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, ये टू पड़ जाएगा तो फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा एफ नेट आ गया। नेट फोर्स हमारा ये आया इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस क्यू। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि ये दोनों नेगेटिव कर दिया या तीन नेगेटिव कर दिया, तो अलग अलग टाइप से ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगली वीडियो में मैं आपके इससे रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और मैं आपको परमिटिविटी के बारे में बताऊंगा, जैसे मैंने कहा था परमिटिविटी के बारे में बताऊंगा और इसके और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।